हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 2, जहां पे हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर मैं रिकैप थोड़ा करवाऊं तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में जाना था और बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या नेचर्स होते हैं इनके बारे में हमने जाना था। आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक इंटरनल इन्वायरमेंट और एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब बिजनेस इन्वायरमेंट हमने ये समझा था कि बिजनेस इन्वायरमेंट वो होता है जो बिजनेस के ऑपरेशन प्रोग्रेस इसको इफेक्ट करे। तो जो चीज बिजनेस के इंटरनल पार्ट में आता है और बिजनेस की ऑपरेशन को और उसके प्रोग्रेस को अफेक्ट करे वो इंटरनल इन्वायरमेंट हो गया। और एक्सटर्नल जो बिजनेस के बाहर की चीजें हैं और बिजनेस की ऑपरेशन है बिजनेस के प्रोग्रेस को इंपैक्ट करे वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होगा। अब जरा देखते हैं इसको हम डिटेल में। तो यहाँ पे डेफिनेशन में मैंने लिखा है द इंटरनल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ फैक्टर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट इन्फ्लुएंस इट्स ऑपरेशन, जो कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हो और बिजनेस के ऑपरेशन को इन्फ्लुएंस करे, इसको ही हम लोग इंटरनल एनवायरनमेंट बोलते हैं। दोज फैक्टर्स आर विद इन द कंट्रोल ऑफ द कंपनी। और इंटरनल एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स रहते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस के इन्वायरमेंट को इंटरनली, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं पे अगर मैं एक्सटर्नल की जब बात करूंगा तभी मैं ये चीज बोलूंगा कि वो विद इन द कंट्रोल ऑफ कंपनी नहीं रहता है, वो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ कंपनी होता है। तो इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में हमने दो तीन चीज समझा। एक जो फैक्टर जिसकी वजह से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ऑपरेशन प्रोग्रेस के ऊपर इन्फ्लुएंस हो, या फिर अगर मैं बोलूं जो फैक्टर विद इन द कंट्रोल ऑफ कंपनी हो, उसको हम लोग इंटरनल एनवायरनमेंट बोलते हैं। अब अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट कल्चर, रिसोर्सेज, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ये सारे ही इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, अब जैसे इसके लिए मैं एग्जांपल लूंगा, जैसे रिलायंस जैसी कंपनी है, उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई है। जैसे अगर आप रिलायंस की बात करो तो वो कॉटन से रिलेटेड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेट्रोलियम से रिलेटेड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री और बहुत सारे चीजों में, जैसे टेलीकम्युनिकेशन, सिम्स जैसी कंपनी, इसमें क्या है, डाइवर्सिफाई है। लेकिन उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, हिरार्की, रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपने कंपनी में सेट करके रखे हुए, जिससे क्या हो रहा है कि वो अपने जितने भी काम है उसको एकदम स्मूथली परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो गया, इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर आता है। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर या कॉर्पोरेट कल्चर, की कॉर्पोरेट में क्या कल्चर है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं इन्फोसिस का, अब इन्फोसिस का कॉर्पोरेट कल्चर क्या है कि वो इनोवेशन लाते हैं, नए नए चीजों को लाते हैं और सस्टेनेबल एनर्जी के ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। तो कॉर्पोरेट कल्चर भी इंटरनल एनवायरनमेंट में ही आता है। रिसोर्सेज, जैसे कि अगर मैं इसके लिए एग्जांपल लूं टाटा जैसी कंपनी, टाटा स्टील जैसी कंपनी, वो क्या करती है, फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो और ह्यूमन रिसोर्स हो, सब कुछ बाहर से मंगवाती है। अब वो रिसोर्स को कैसे मैनेज करे वो इंटरनल एनवायरनमेंट में आएगी। और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, जैसे लीडरशिप स्टाइल कैसा है, अपने एम्प्लॉय को कैसे ट्रीट किया जा रहा है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जल्दी वाला है कि लेट वाला है, इंटरनल कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से हो रहा है, सेंट्रलाइजेशन है कि डिसेंट्रलाइजेशन है। तो ये सारे मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर ही आता है। अब बात करें अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंसिस्ट फैक्टर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की चीजें हैं और वो भी क्या करती है, इंपैक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है बिजनेस के ऑपरेशंस के ऊपर। दोज फैक्टर्स आर नॉट विद इन द कंट्रोल ऑफ कंपनी बट मस्ट बी नेविगेटेड स्ट्रेटेजिकली। वो जितने भी फैक्टर्स रहते हैं वो कंट्रोलेबल नहीं रहते, वो अनकंट्रोलेबल रहते हैं, लेकिन उसको हम स्ट्रेटेजिकली अच्छे से इंप्लीमेंट करके उसको नेविगेट कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं कंपोनेंट्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जिसको हम आगे और डिटेल में देखेंगे, बेसिकली एक माइक्रो एनवायरनमेंट होता है और एक मैक्रो एनवायरनमेंट होता है। माइक्रो एनवायरनमेंट डायरेक्टली अफेक्ट करता है कंपनी को, जैसे हमने पढ़ा हुआ था पिछले लेक्चर में, जहां पे हमने देखा था कि एक जनरल होता है और स्पेसिफिक होता है। तो अगर हम माइक्रो एनवायरनमेंट की बात करें तो स्पेसिफिक होता है कि डायरेक्टली इंपैक्ट करता है बिजनेस को, और मैक्रो एनवायरनमेंट जो कि इनडायरेक्टली इंपैक्ट करती है और ये सबके लिए इंपैक्ट होता है। मतलब ऐसा नहीं कि बस मेरे बिजनेस को इंपैक्ट करेगी। अगर मैक्रो एनवायरनमेंट में ऐसे एनवायरनमेंट होते हैं जो हर एक बिजनेस को ही इंपैक्ट करने वाले, और ये जनरल होता है। हमने जनरल और स्पेसिफिक देखा हुआ है, आप लोग चाहो तो पिछले लेक्चर में जनरल और स्पेसिफिक को क्लियर कर सको। तो माइक्रो वाला हमारा स्पेसिफिक होता है और मैक्रो वाला हमारा जनरल होता
है, माइक्रो के अंदर हमारा कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर्स आते हैं और इधर इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी चेंजेस आते हैं। अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, माइक्रो और मैक्रो को और अच्छे से डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। माइक्रो के बारे में बोला है, माइक्रो इन्वायरमेंट इंक्लूड्स द इमीडिएट एक्सटर्नल फैक्टर, इमीडिएट है, दैट डायरेक्टली इंपैक्ट द कंपनीज ऑपरेशन एंड परफॉर्मेंस, जो कि डायरेक्टली इंपैक्ट करे कंपनी के ऑपरेशन एंड परफॉर्मेंस को, उसको हम लोग माइक्रो इन्वायरमेंट बोलते हैं। अभी जैसे सप्लायर्स के बारे में जान ले, सप्लायर्स कौन होता है? जो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करे, कंपोनेंट्स प्रोवाइड करे, सर्विसेज जो आपको रिक्वायर्ड है बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए वो प्रोवाइड करे। अगर हम सप्लायर के साथ अच्छे से रिलेशन बना पाएंगे तो हम अपने बिजनेस को बहुत स्मूथली परफॉर्म कर पाएंगे। और वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, सप्लायर कभी बिगड़ सकती है। जैसे आपको पता होगा कि जैसे कोई भी मोबाइल को बनाने के लिए हमें सेमीकंडक्टर चाहिए, अगर अब ताइवान जैसी कंट्री और उनके ऊपर कुछ प्रॉब्लम आ जाए, जो मतलब अगर मैं बोलूं कुछ प्रॉब्लम आ जाए, चाइना ने समझो कि ताइवान के ऊपर अटैक कर दिया, तो सप्लायर्स हमको सप्लाई नहीं कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हम बना नहीं पाएंगे। तो सप्लायर भी माइक्रो इन्वायरमेंट में आता है। कस्टमर्स डायरेक्टली आपको इंपैक्ट करते हैं। अगर आपने अच्छे सर्विस दिए, जैसे अभी एग्जांपल इसके लिए आप मैगी का ले सकते हो, मैगी के ऊपर अचानक कस्टमर्स ने ना डायरेक्टली उनके ऊपर धावा बोल दिया था, क्योंकि उन्होंने कस्टमर के हेल्थ के साथ जो है खिलवाड़ किया हुआ था। तो इसी वजह से जो बिजनेस हाउसेस रहते हैं वो इन माइक्रो इन्वायरमेंट के पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि माइक्रो इन्वायरमेंट को आप थोड़ा बहुत क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो उनको अच्छे से ट्रीट करके, लेकिन मैक्रो को तो आप एकदम कर ही नहीं सकते हो। अगला है कॉम्पिटिटर। जितने भी बिजनेस है जो सिमिलर प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप जैसा प्रोडक्ट, जैसे पेप्सी का एग्जांपल लेते हैं, कोको कोला, तो ये भी जो है सो हमारे माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं, जो हमको सिमिलर प्रोडक्ट बेचते रहते हैं और इनके वजह से भी हमारे बिजनेस के ऊपर अच्छा खासा इंपैक्ट आता है। जैसे कि अगर समझो पेप्सी और कोको कोला का एग्जांपल लेते हैं, या उबर या ओला का एग्जांपल लेते हैं। उबर अगर मेरा मेन कंपनी है और ओला उसके लिए कॉम्पिटिटर हो गया, ओला अगर सस्ते प्राइसेस में कैब सर्विसेज देने लगे तो उबर का लॉस हो जाएगा ना। तो माइक्रो इन्वायरमेंट में वो आता है, उसकी वजह से हमारे ऊपर इंपैक्ट आ सकता है। डिस्ट्रीब्यूटर जो हमको जैसे कि अगर एग्जांपल, डिस्ट्रीब्यूटर का एग्जांपल सिंपली ये समझो कि जो आपने प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन करने के बाद क्या होता है, वो गुड्स कंज्यूमर के पास जाते हैं। वो गुड्स जो कंज्यूमर के पास जाते हैं वो कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है? तो डिस्ट्रीब्यूटर्स। जैसे अगर मैं पार्ले की बात करूं तो पार्ले के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जैसे कि मैं होलसेलर बोल सकता हूं उनको, रिटेलर बोल सकता हूं, ये सब हमारे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। अगर आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ अच्छा रिलेशन रखोगे तो ही आप अच्छे से बिजनेस में सर्वाइव कर पाओगे। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर चेन अच्छा नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन आपका प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, तो फिर वो आपके बिजनेस को इंपैक्ट डालेगा। तो वही हमारा माइक्रो इन्वायरमेंट में आता है। और पब्लिक, जैसे कि जिसको आपके कंपनी से कुछ इंटरेस्ट हो, या फिर स्टेक होल्डर्स, जैसे एग्जांपल ले सकते हो, स्टेक होल्डर्स हो गए, मीडिया हो गए, एनजीओज हो गए, ये सभी आपके माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं, जिनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके बिजनेस से कुछ ना कुछ फायदा होता रहेगा। तो अगर आप इनको अच्छे से नहीं ट्रीट करोगे तो फिर ये भी क्या करेंगे, मीडिया वाले क्या करेंगे, आपके कंपनी को लेके बड़ा चढ़ाकर कुछ चीजें बोलने लगेंगे और उससे आपके बिजनेस को लॉस हो जाएगा। तो माइक्रो इन्वायरमेंट को हमने देख लिया। माइक्रो इन्वायरमेंट इमीडिएट एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि बिजनेस के ऑपरेशन के ऊपर, उसके परफॉर्मेंस के ऊपर इंपैक्ट डालता है। अब अगर हम बात करें मैक्रो इन्वायरमेंट के ऊपर, तो मैक्रो इन्वायरमेंट ब्रॉडर सेंस में एक्सटर्नल फैक्टर है जो इंपैक्ट करता है पूरे इंडस्ट्री को, पूरे बिजनेस को, पूरी इकोनॉमी को, जस्ट एक कंपनी को नहीं, सारी कंपनी को। जैसे कि अगर मैं इसके लिए कंपोनेंट्स की बात करूं तो क्या है, एक पेस्टल एनालाइजेशन होता है, फ्रेमवर्क होता है पेस्टल। अब हम ये क्या होता है आगे देखेंगे, बस ये समझ लो कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल एंड लीगल फैक्टर्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल, अगर जैसे हम एग्जांपल ले, अभी आज के टाइम में बांग्लादेश का, अगर किसी भी कंट्री का पॉलिटिक्स इनस्टेबल हो, कल कोई लीडर या कोई और पार्टी, आज कोई और पार्टी, और उथल पुथल मच रहा है अगर हमारे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में, तो क्या कोई भी कंपनी इंडिया में आके इन्वेस्ट करना चाहेगी? कोई भी पर्सन यहाँ पे जो है इन्वेस्ट नहीं करेगा, और इन्वेस्ट नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा बिजनेस क्या हो जाएगा, लॉस में चला जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा। अगला इकोनॉमिकल कंडीशन, जैसे रिसेशन जैसा सिचुएशन आ जाए, इन्फ्लेशन जैसा सिचुएशन आ जाए। अगर रिसेशन जैसा सिचुएशन आ जाएगा तो जो मैगी मैगी चीजें हैं वो तो लोग खरीदेंगे नहीं, तो इम्पैक्ट तो डाल रहा है यहाँ पे। और वो मैं बोल दूं माइक्रो भी थोड़ा
कंट्रोल में रहता है कि आप सप्लायर से अच्छे से डील करो, कस्टमर्स के साथ अच्छे से डील करो। लेकिन ये मैक्रो इन्वायरमेंट जो कुछ है ना, वो तो एकदम बियॉन्ड द पावर ऑफ, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस हाउसेज होते हैं। सोशल हो गया कि सामने वाला पर्सन, सोसाइटी में आप लोगों को कितना क्या वेलफेयर दे रहे हो, सोसाइटी में आपका क्या मतलब क्या लोग, जैसे अगर मैं सोशल वेलफेयर को एग्जांपल लूं ना, तो जैसे आपको मैं एग्जांपल दूंगा केएफसी का। जब केएफसी नई नई आई थी ना इंडिया में, तो वो क्या कर रही थी, नॉनवेज में ना ऐसे ऐसे एनिमल्स का जो मीट रहता है वो यूज करने लगी थी, जो इंडिया में जो लोग कंज्यूम नहीं करते रहे। जैसे पोर्क का एग्जांपल ले सकते हैं। इस सब का जो है ये लोग क्या करने लगे, बर्गर्स बनाने लगे, और इनको ये चीज पता ही नहीं था कि यहाँ के लोग ये सारी चीजों को कंज्यूम नहीं करते हैं। तो फिर क्या हो गया, इनके बिजनेस के ऊपर बहुत गंदा इंपैक्ट आया। लोगों ने बहुत जोरों शोरों से इनके ऊपर जो है प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। फिर यहाँ के सोशल इन्वायरमेंट को इन्होंने जाना और फिर इसके अंदर अपना चेंजेस किया, और इन्होंने फिर टिक्की जैसा सिस्टम लाया बर्गर में। और आज के टाइम में आप देखो केएफसी वगैरह चल रही है। लेकिन पहले जब आई थी तो केएफसी का क्या कहानी था मैंने आपको बता दिया। अभी जैसे टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में आप टेस्ला का एग्जांपल ले सकते हो। टेस्ला दिन प्रतिदिन क्या करती है, अपने टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट को देखती है कि सामने वाला पर्सन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, और इस हिसाब से वो अपने आप को टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट अपने आप को और बेटर बनाती जा रही है। जैसे टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि चैट जीपीटी जब आया था तो गूगल का जो ब्राउजर था उसका बहुत हैवी लॉस हुआ, क्योंकि सब लोग चैट जीपीटी पे शिफ्ट हो गए थे और गूगल को कोई यूज कर ही नहीं रहा था। कौन हर एक आर्टिकल्स को देखे और देखे कि कौन रेलिवेंट आर्टिकल है और कौन रेलिवेंट आर्टिकल नहीं है, सब लोग चैट जीपीटी पे चले गए थे। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि गूगल समझा कि चैट जीपीटी का तोड़ हमको लाना पड़ेगा, और फिर गूगल ने क्या किया, गूगल जेमिनी को लॉन्च कर दिया। और जिससे क्या हुआ कि उन्होंने अपने सामने वाले को टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट को देखा और टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में अपने आप को अपग्रेड किया। अगर अपग्रेड नहीं करता तो सब लोग चैट जीपीटी देखते रहते और गूगल का ब्राउजर एकदम आउट ऑफ स्टॉक हो जाता। अगला है लीगल फैक्टर। लीगल फैक्टर मतलब कि आपको गवर्नमेंट ने कोई लॉज एंड रेगुलेशन बनाया है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं तो गवर्नमेंट ने कुछ टैक्सेशंस लगा दिया, या फिर जैसे अगर मैं लीगल फैक्टर का एग्जांपल, एकदम सिंपल एग्जांपल लूं ना, तो 1991 में एक पॉलिसी आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी। उससे पहले जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था उसके ऊपर गवर्नमेंट ने अच्छा खासा रोक लगा के रखा हुआ था। लेकिन जब से ये एलपीजी पॉलिसी आए तो लोग, गवर्नमेंट ने क्या किया, लीगल पॉलिसी अपना चेंज किया और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में भी लाने दिया। लेकिन उससे पहले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं था। आज के टाइम में भी बहुत सारी कंट्री है जो एफडीआई के ऊपर रोक लगा के रखी हुई है और वो सोशलिस्ट इकोनॉमी को चला रही है। तो इसी तरीके से मैक्रो इन्वायरमेंट हमारा होता है। तो आज के लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट देखा, जिसमें इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को बहुत डिटेल में हम लोगों ने देखा। अब अगले लेक्चर में हम लोग अगले टॉपिक के ऊपर स्टडी करेंगे। तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू।